Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. तो चैप्टर नंबर 5 की पहली और आखिरी एक्सरसाइज नंबर 5.1 द ओनली एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर दिस ईयर। वैसे 5.1 एंड 5.2 दो एक्सरसाइजेस थी, पर इस बार हमारे एक ही एक्सरसाइज है जो हमको कवर करनी है। ठीक है, चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में हम क्या सीख रहे हैं? छोटी मोटी बातें सीख रहे हैं। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, सरफेस क्या होता है, ठीक है ना। और क्या सीखा बताओ? उसके एक्सियोम सीखे, उसके पोस्टुलेट सीखे, उसके कुछ डेफिनेशन सीखे, दो राइट एंगल वाली भाषा सीखी, दो राइट एंगल वाली भाषा। ठीक है, ओके चलो। तो लेट्स सी द एग्जाम एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या है। अगेन मैं आई एम सेइंग कि आपको क्वेश्चंस, अगर आप जनरल आज के जमाने के हिसाब से सोचोगे तो क्वेश्चन काफी आसान लगेंगे आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि हमारे कोर्स में है ही क्यों ये चीज। बट आपको अगेन अभी के हिसाब से नहीं सोचना है, आपको कैसे सोचना है इसको? एंशियंट टाइम के हिसाब से सोचना है, जब ये यूक्लिड ज्योमेट्री बन रही थी या बनी थी, उस जमाने के हिसाब से आपको सोचना है, तब जाके आप इसके आंसर दे पाओगे। ठीक है, नहीं तो आपके आंसर सबके पता है क्या होंगे? सर ये तो होता ही है ना। सबके आंसर पता है क्या होंगे? सर ये तो पता ही है ना, सर ये तो होता ही है ना, ये तो आपने बताया ही था ना। तो ऐसे आंसर नहीं देने किसी को भी कि सर आपने तो बताया था ना पैरेलल लाइन ये होती है। आपको उस जमाने के हिसाब से सोच के आंसर देना। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स से सबसे पहले 5 क्वेश्चंस, और आपको क्या करना है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, और आंसर्स के आपको रीजंस भी देने। भाई ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। हाँ, ट्रू में रीजन ना भी दे तो चलेगा, लेकिन फॉल्स का रीजन जरूर देना होता है। कोशिश तो हम ये भी करेंगे कि ट्रू में भी रीजन दे पाए। अब बिल्कुल जैसे मान लो कोई जाहिर सी बात आ गई तो उसका क्या रीजन है? कई सारे सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स भी तो होते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता, वो तो है पता सबको है होता है, तो उसका ना भी दे तो चलेगा, लेकिन गलत बात का तो आपको जवाब देना पड़ेगा भी ये बात गलत क्यों है। ओके, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं हम लोग। ओनली वन लाइन, कहां गया? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर हमने प्लेन पर एक पॉइंट मार्क किया है तो उससे केवल एक ही लाइन पास कर सकती है। क्या ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? कितनी लाइंस पास कर सकती है? एक और कर दो, फिर और कर दो, फिर और कर दो, किए ही जाओ, किए ही जाओ, किए ही जाओ। हमारी, आपकी, सबकी, हमारे आने वाले 10-15 जनरेशंस की भी जिंदगी खत्म हो जाएगी करते 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 करते, पर इनकी गिनती खत्म नहीं होगी। ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये तो कह रहा है केवल एक ही बनेगी, ये लगी बात कह रहा है कि एक ही बनेगी, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो ये इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। उन्होंने क्या लिखा है, लिखो। उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा है वो लिखो पहले। लिख लिया? पहले जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो लिखो, लिखो। नहीं, बुक में से देख के घर जाके लिखेगा तो लिखेगा ही नहीं। नहीं, अभी लिख लिया? स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो याद रखना, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एक्सियोम या पोस्टुलेट फॉल्स नहीं हो सकता, वो हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी थ्योरम, थ्योरम एक ऐसी चीज होती है जिसको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, या फिर जिसको प्रूव किया जा सकता है। कोई भी थ्योरम ले लें तो या तो हमने उनको प्रूव किया है या कर सकते हैं, लेकिन अगेन एक्सियोम एंड पोस्टुलेट को प्रूव नहीं किया जाता। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, टाइम भूल गए क्या? किसी गुफा में घुसा था? गुफा है?
अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड और गुफा में फर्क होता है? होता है। क्या बोलते हैं गुफा को इंग्लिश में? टनल। जाता है ना तो नानी के घर, तो नहीं आता टनल सबसे बड़ा, फिर भी नहीं पता, उसको बोलते हैं गुफा। अब तेरी क्लास वहीं लगाऊंगा अगली, गुफा में। चलो, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज, रीजन भी तो देना है, और फॉल्स है तो फिर जरूर देना है। स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो जरूर देना है। बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट। अच्छा, हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, ऐसा कोई एक्सियोम या पोस्टुलेट है क्या? पोस्टुलेट नंबर 1 ये है। एक्सियोम 5.1 है। एक्सियोम 5.1 है क्या? चेक करो। पोस्टुलेट नंबर 1 का रिजल्ट लिखा था, चेक करो। पोस्टुलेट नंबर 1 का चलो तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। अगर कोई एक्सियोम या पोस्टुलेट है इनसे रिलेटेड तो हमको उसका पोस्टुलेट का नंबर भी बताना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज एज पर यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट या यूक्लिड्स 6th एक्सियोम जो भी अपने को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नंबर के साथ याद होना चाहिए कि कौन सा एक्सियोम कौन से नंबर पे। ठीक है ना? इस चैप्टर की बस खास बात यही है कि आपको थोड़ा रटन विद्या पे ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स का अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा रटने की आपको जरूरत है, बाकी मैं कभी नहीं कहता हूँ कि रटो। ठीक है, हाँ जी। सो बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। हो गया पहला क्वेश्चन खत्म, मतलब सॉल्यूशन इसका। रीजनिंग हो गई इसकी पूरी, रीजन दे दिया ना हमने। चले नेक्स्ट। इसको कोई बताओ भाई यार, ये क्या है? इसको पहले कोई बताओ, इसको कोई समझाओ चल क्या रहा है। हाँ जी, क्योंकि उस ट्रू फॉल्स के आगे लिखा हुआ है गिव रीजंस। पढ़ो, किताब खोलो और पढ़ो। पढ़ लिया? अब इजाजत है आगे करने की, परमिशन ग्रांटेड। नेक्स्ट, सेकंड वाला लिखो। सेकंड नोट डाउन करो। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्वेश्चन लिखो पहले, मतलब स्टेटमेंट लिखो। हेलो, हाँ, ओके, लेट्स सी द सेकंड वन। तो क्या लिखा आपने? देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वापस उल्टी बात कह रहा है। तो देखो, एक पॉइंट से तो हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, और 2 पॉइंट से हम एक ही लाइन बना सकते हैं, जबकि ये इसने उल्टी बात कह दी। इसने क्या कहा? एक पॉइंट से तो एक ही लाइन बना सकते हैं और 2 पॉइंट से इनफाइनाइट। उल्टी बात कह रहा है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? फॉल्स। मतलब देखो इधर, अगर यहाँ पे ये ए सिंगल पॉइंट की जगह 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कहता तो ऊपर वाला ट्रू हो जाता, और नीचे 2 डिस्टिंक्ट की जगह नीचे ए सिंगल कह देता तो नीचे वाला भी ट्रू हो जाता। ठीक है, लेकिन उल्टा कर रहा है, तो ऊपर वाला भी फॉल्स हो गया और नीचे वाला भी फॉल्स हो गया। क्या लिखेंगे? द स्टेटमेंट इज फॉल्स, जैसे पहले लिखा। बताओ इसका रीजन बना सकते हो अपने आप? बनाओ। इसमें पोस्टुलेट नंबर 1 लग रहा है। यस, तो देखो मैं पहले हम ये लिखेंगे, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। और सुनो मेरी बात, हाँ, गिवन स्टेटमेंट इज, एक चीज और सुनो बेटा। जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, उसमें भी अगर हमसे कोई पूछ लेना कि कौन से पोस्टुलेट से ये रिलेट हो रहा है, तो अपन पोस्टुलेट नंबर 1 बोल सकते हैं, क्योंकि पोस्टुलेट नंबर 1 में ही इस बात का जिक्र हुआ था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनती है और 2 पॉइंट से एक सिंगल लाइन बनती है। हुआ था नहीं हुआ था? तो वैसे हमने लिखा नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 1, लेकिन कल को कोई पूछ ले कि ये स्टेटमेंट यूक्लिड के कौन से पोस्टुलेट से रिलेट करता है, तो योर आंसर विल बी पोस्टुलेट नंबर 1। और ये तो साफ साफ है ही सही, तो इधर तो लिखना पड़ेगा। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स because according to Euclid's first postulate, according to Euclid's first postulate,
postulate only a single unique line can be drawn, यही था ना। अब थोड़ी बहुत भाषा हम बदल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल रटी रटाई वही शब्दावली यूज करनी है आपको, वही लैंग्वेज यूज करनी है। करेक्ट लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो ना, करेक्ट होनी चाहिए। ओनली अ सिंगल यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन using two distinct points, using two distinct points, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल सिंगल बना सकते हैं, वो इनफाइनाइट बनवा रहा है इसलिए फॉल्स हो गया। डन। चलो थर्ड वाली लिखो, आप लाइन लिखो थर्ड वाली, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस, ये तो 100% ये तो क्या है, पोस्टुलेट नंबर 2 है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लिखो पहले तो बताओ, ये वाला कर लिया, करो जल्दी करो, ये करो पहले, कहाँ पे, यूजिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्वेश्चन में से लिखा है ना, पासिंग थ्रू लिख दो, नहीं तो पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हाँ पासिंग थ्रू लिखो, वो ज्यादा करेक्ट है बेटा। हाँ यूजिंग लिख दिया पर ज्यादा करेक्ट है पासिंग, पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट। थर्ड वाला लिख दिया, कर दूं डिलीट, करना है डिलीट, ओके। थर्ड वाला स्टेटमेंट लिख दिया ट्रू फॉल्स का, a terminated line can be produced indefinitely on both the side। मतलब टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है, बताया था ना कल, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब बताओ आज की भाषा, लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड मतलब स्टॉप, टर्मिनेट होना है ना, खत्म होना, स्टॉप होना, तो स्टॉप हो गई, जो लाइन स्टॉप हो गई वो लाइन सेगमेंट बन गई, लेकिन उसको हम हमारी जरूरत के हिसाब से आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली, कितनी भी दूर तक, और बोथ साइड पे कर सकते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ऐसा पोस्टुलेट नंबर 2 कहता था यूक्लिड। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, as per Euclid's second postulate, as per Euclid's second postulate, comma, the given statement is true, that's it। ट्रू में ज्यादा बातें नहीं लिखनी, गलत अगर कोई है तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज, यूक्लिड का पोस्टुलेट बता दो कौन सा है, ठीक है। और सेम टू सेम रखा रखा है ये पोस्टुलेट, हाँ थोड़ा इर्द गिर्द होता, मान लो पोस्टुलेट कुछ और कहता, पोस्टुलेट कुछ और कहता, और उसके पोस्टुलेट से हम कोई बात डिराइव करते, तब तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन ये तो रखा रखा है, पोस्टुलेट है ना, वर्ड टू वर्ड कॉपी किया उसने, लेटर टू लेटर कॉपी किया, यही तो था। तो रखा रखा है, पोस्टुलेट आ गया तो क्या डिस्क्रिप्शन देंगे, सीधा सीधा कह देंगे यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट कभी गलत नहीं होता, वो तो सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है वैसे भी, ठीक है, क्लियर, ओके। चलें फोर्थ पे, ध्यान से, आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा तो फिर उसकी कॉपी में क्या दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, इतनी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है फिर भी तान झान कर रहे हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, लेट्स रीड द फोर्थ वन। इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, ये क्या मतलब बच्चों वाली बात है। पोस्टुलेट नंबर 3, देखो एक्चुअली पोस्टुलेट नंबर 3 बिल्कुल सेम तो मैच नहीं कर रहा है,
लेकिन हाँ उससे थोड़ा रिलेटेड जरूर है। देखो ये क्या कह रहा है, पोस्टुलेट नंबर 3 तो ये कहता था कि हम किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से सर्कल बना सकते हैं, कोई हमको रोक टोक करने वाला नहीं है भाई। एक सेंटर और एक रेडियस चाहिए, दैट्स इट। एक सेंटर, एक पॉइंट रखने के लिए सेंटर चाहिए आपको, और उसकी रेडियस आपको चाहिए। ये दो चीजें आपको दे दे कोई भी तो आप सर्किल बना सकते हो। ये क्या कह रहा है कि दो बने हुए सर्किल्स अगर इक्वल हैं, अगर सर्किल्स इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, स्टेटमेंट तो ट्रू है। देखो हम इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे देंगे कि दो सर्किल से हमारे पास, तो हर एक सर्किल के पास दो ही चीजें होती हैं। हर एक सर्किल के पास कितनी चीजें होती हैं, एक सर्किल की जीवन भर की कमाई केवल दो चीजें हैं। एक सर्किल ने जिंदगी में दो ही चीजें कमाई है, एक सेंटर और एक रेडियस। सेंटर और रेडियस ही तो है। सेंटर और रेडियस बदलो तो सर्किल बदल जाता है, या तो सेंटर बदल दो या रेडियस बदल दो, डन। अब अगर हमारे पास दो सर्किल्स हैं तो सेंटर तो उसका भी एक पॉइंट है, सेंटर इसका भी एक पॉइंट है, और पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, होता है क्या? ऐसा दोनों का, इसका पॉइंट 2 सेंटीमीटर का, इसका 1 सेंटीमीटर का, पॉइंट तो पॉइंट है। तो पॉइंट ने तो डिफरेंशिएट नहीं किया सर्किल में, डिफरेंशिएट किसने किया? रेडियस। डिफरेंशिएट किसने किया? रेडियस। रेडियस छोटा, सर्किल छोटा, रेडियस बड़ा, सर्किल बड़ा। देखो पॉइंट अगर मैं ए लेता हूं और रेडियस 4 सेंटीमीटर लेता हूं, और पॉइंट अगर मैं बी लेता हूं और रेडियस आज भी 4 सेंटीमीटर लेता हूं, तो सर्किल बराबर ही बनेंगे। तो पॉइंट ए पॉइंट बी लेने से फर्क नहीं पड़ा, हाँ, लेकिन रेडियस अलग अलग लेने से फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सर्किल्स इक्वल है तो रेडियस इक्वल है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर ही रेडियस है। तो अगर वो इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देंगे हम यहाँ पे। The given statement is true. The given statement is true because following, आ जाओ, फॉलोइंग कौन सा पोस्टुलेट फॉलो कर रहे हैं हम? यूक्लिड का थर्ड। फॉलोइंग यूक्लिड थर्ड पोस्टुलेट। क्या बात पीछे बैठने की इच्छा नहीं कर रही क्या? यूक्लिड थर्ड पोस्टुलेट, फॉलोइंग यूक्लिड थर्ड पोस्टुलेट को माना जाए, फॉलो किया जाए, वी कैन ड्रॉ a circle, using, क्या था थर्ड पोस्टुलेट बोल के बताना? using a center, using a point as the center, using a point as the center and a radius। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट बता दिया हमने। नाउ we know that पॉइंट तो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता किसी को, क्योंकि पॉइंट क्या है, क्या है पॉइंट की डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने? क्या है पॉइंट? जिसका कोई पार्ट नहीं होता। A point is something that has no part, है ना? आपको याद होना चाहिए, मुझे याद हो गया। ठीक है, पढ़ो पॉइंट की डेफिनेशन, पढ़ो सब लोग। क्या? which has no part। तो लिखो, now we know that a point is something that has no part। a point is something that has no part। पॉइंट तो एक ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं है, तो यानी कि अब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो रेडियस ही बचा। ठीक है, so the size of the circle drawn depends on the radius of the circle। the size of the circle drawn depends on what? Radius of the circle, depends on the radius of the सर्किल। यहां तक लिखा सबने? कहां पे? हाँ, पार्ट, दैट हैज नो पार्ट, रेडियस ऑफ द सर्किल। यहां तक लिखा? ठीक है, यहां तक लिखा?
ठीक है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ तक लिखा ना। Hence, hence the circle, hence two circles will be equal. Hence, एक मिनट रुको, then their radius are equal है ना। Hence, the radii of two circles, the radii radius की ही plural form है, okay? The radii of two circles, प्रियांशु, अगर उसने तेरी नोटबुक से एक अक्षर भी कॉपी किया तो तू 100 बार लिखेगा। अब मैं समझ गया तू आगे क्यों आया है। खड़ा अपनी जगह पे चल, तू जा बैठ, अपनी जगह पे बैठ, अपनी जगह पे बैठ। रोज तेरी चलती ना, आज हमारी चली। रोज तेरे को आगे बुलाते हैं तो नहीं सर मैं नहीं, उधर ही बैठ, जा बैठ। हाँ, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स will be equal if the two circles are equal, if the two circles are equal। हो गया डिस्क्रिप्शन सारा। अब देखो, मैंने आपको जेन्युइन डिस्क्रिप्शन लिखवा दिया है इसका। जेन्युइन मतलब आपके रत्ती भर भी मार्क्स कटे ही नहीं, कोई भी गलत नहीं कर सके। अब आप आपके स्कूल लेवल पे जितना जितना आपके टीचर्स को चाहिए उतना उतना आप लिख देना, ठीक है, उनसे डिस्कस करना। क्योंकि देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर में क्या होगा, मेरी भाषा अलग हो सकती है, आपके स्कूल टीचर की भाषा अलग हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, तो आप आपके स्कूल, हाँ चैप्टर, हाँ उसमें भी हो जाता है, लेकिन उसमें कम चांसेस हैं। जो सॉल्यूशन पार्ट है मैथ्स का उसमें तो कम चांसेस हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में ज्यादा चांसेस हैं भाई डिफरेंसेस आ जाए। तो आप डिस्कस करना अपने स्कूल टीचर से कि ये हमारे स्कूल जो ट्यूशन में टीचर है उन्होंने ये लैंग्वेज लिखवाई, तो फिर जो वो लैंग्वेज लिखवा है वो मुझे दिखा देना, तो कंपेयर कर लेंगे अपन। भाई हमारी उनको मत दिखा सकते हो तो उनकी तो हमको। अच्छा, सीधे सीधे ट्रू फॉल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर दूं डिलीट इसको। अगला मतलब फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला हो गया पूरा, फोर्थ वाला हो गया। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन लिख दिया ऐसे कह, ठीक है, जिसका हो गया वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन लिख दो। और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 3 लाइन सेगमेंट्स है, उसको भी बना दो, ए बी पी क्यू एक्स वाई। बुक प्रोवाइड करवाती है ना स्कूल, तो इस्तेमाल किया करो ना, अच्छी बात होती है। कर दूं डिलीट, लेते क्यों फिर बुक, थोड़े थोड़े पैसे बचा लिया करो। तो आने तो दे, वहां तक पहुंच तो सही। ओके, तो आप तो अभी से पढ़ रहे हो, मतलब आप 2 साल आगे हो और बच्चों से, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे हो ना, पीछे कैसे हो। इन फिगर 5.9 if AB equal to PQ, PQ equal to XY, then AB equal to XY. Axiom first, things which are equal to the same thing are same to each other, are equal to each other. ठीक है, तो आप पहले तो ये क्वेश्चन लिखो ऐसे फिर, और ये 3 लाइन सेगमेंट्स बना लो। कौन सा एक्सियोम है वो भी बताना है, कौन सा एक्सियोम या पोस्टुलेट, फर्स्ट वाला है। ठीक है, स्टार्ट करें, हो गया ड्रॉ। कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में टोटल, 7। तो शुरू के 2 क्वेश्चन लेनी है, फिर तो इजी थी। फर्स्ट में 5 हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट में कितने पार्ट्स हैं, 5। सेकंड में कितने पार्ट्स हैं, 5 ही हैं। फिर बाकी में तो सिंगल सिंगल एक ही क्वेश्चन है ना, पार्ट्स थोड़ी ना। 2 है, 2 मान लो। चलो देखो फिफ्थ वाला देखो, ड्रॉ हो गया सबका। देखो भाई, अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, ये ए बी की लंबाई पी क्यू की लंबाई के बराबर है, और पी क्यू की लंबाई एक्स वाई की लंबाई के बराबर है। समझ आया क्या कहना चाह रहा है।
कि ये ए बी की लंबाई पी क्यू की लंबाई के बराबर और पी क्यू की लंबाई एक्स वाई की लंबाई के बराबर, तो फाइनली ए बी की लंबाई एक्स वाई की लंबाई के बराबर होगी या नहीं होगी? अब आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, बट अभी के साथ से मत सोचो ना, एंशियंट जमाने के हिसाब से सोचो। जब ये डेवलप हो रहा था तो उस टाइम बड़ी अचंभित सी लगी थी ये लोगों को चीज, अरे वाह ऐसे कैसे हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना, सबने ऐसे तालियां भी बजाई थी वो यूक्लिड भाई साहब के लिए कि क्या तो मस्त चीज दी है तूने, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, कुछ वस्तुएं जो सेम वस्तुओं के बराबर हैं वो वस्तुएं आपस में भी बराबर होंगी। जैसे कि देखो वो सेम वस्तु हो गई मेरी पी क्यू, देखो पी क्यू सेम वस्तु हो गई, ए बी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है, तो सेम वस्तु है नहीं है, ये सेम वस्तु है, तो ए बी और एक्स वाई दोनों सेम वस्तु के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। ठीक है, तो आप लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू because Euclid's axiom number 1, yeah, Euclid's first axiom states that हाँ because इस बार ने हमारे यूक्लिड के एक्सियोम एंड ये हमने क्वेश्चन अगर शिद्दत, ये जो एक्सरसाइज है ना इसको शिद्दत से कर लिया ना अच्छे से प्रेजेंट करके, तो सारे एक्सियोम एंड पोस्टुलेट हमारे वैसे ही रिवाइज हो जाने, अलग से रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर ही ऐसे रिवाइज हो जाएगा। बिकॉज भले हम एक दिन की जगह 2 दिन में कर लेंगे एक्सरसाइज, नो प्रॉब्लम, पर हम अच्छे से करेंगे ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि बाद में नहीं उठाएंगे हम, ये चैप्टर उठा लिया जो बहुत है। ठीक है ना, तो एक बार करो अच्छे से करो तबियत से, हाँ ले लेंगे। बिकॉज यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम ये तो है ना, फर्स्ट एक्सियोम states that axiom states that परीक्षित बताओ पहला एक्सियोम यूक्लिड का। स्टेट STATES स्टेट्स करने का मतलब है स्टेटमेंट देना। हर्षित बताओ। अक्षत बताओ। यूक्लिड का पहला एक्सियोम क्या है, स्टेटमेंट देके बताओ, बोल के बताओ। रिद्धि बताओ। हाँ ठीक है, बोलो क्या कर रहे हो। समीक्षा बताओ, बताओ। क्या यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियोम ए बी पे ही अप्लाई होता है क्या? तो मैं तो फर्स्ट एक्सियोम पूछ रहा हूँ, ओवरऑल फर्स्ट एक्सियोम क्या होता है, ए बी बी सी भूल जाओ। नहीं समझा पाया, बोलो समीक्षा। बोलो शैली। वेरी गुड, बैठो सारे के सारे, और जितने लोग भी खड़े हुए थे कल इस पहले एक्सियोम को 10 बार लिख के लाएंगे। समझ गए? ठीक है, 10 टाइम्स जितने लोग भी खड़े हुए थे एक्सेप्ट शैली। अब बताएगा, कहानी खत्म हो गई, बता दिया उसने। हाँ, तो क्या कहा शैली, एक बार फिर से रिपीट करो लाउडर। ओके, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो थिंग्स सेम थिंग के इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल होती है। ठीक है, जो आप देखो ये एक्सियोम है, एक्सियोम केवल ज्योमेट्री पे थोड़ा ना चलता है, पोस्टुलेट चलता है केवल ज्योमेट्री पे, तो एक्सियोम तो पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होता है, तो हम केवल एबीपीसी को पकड़ के नहीं एक्सियोम की डिस्क्राइब कर सकते। ठीक है, क्लियर? तो वो लिखो, छापो यहाँ पे, द थिंग्स which are equal to the same thing
which are equal to the same thing are equal to one another, equal to one another. लिख लिया? तो here AB equal to PQ given है एंड साथ में XY भी इक्वल टू PQ given है, दोनों PQ के बराबर है, यस और नो? AB भी PQ के बराबर है, XY भी PQ के बराबर है, thus AB XY के बराबर हो जाएगा, बोलो? AB भी PQ के बराबर, XY भी PQ के बराबर, तो फाइनली AB और XY आपस में बराबर। अभी अपन आज की दुनिया में कैसे करते हैं इसको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, RHS सेम है तो LHS है। वो पुराने जमाने के तो लोग थोड़ा जानते थे, इक्वेशन ही नहीं जानते थे वो क्या होती है इक्वेशन, ठीक है ना? RHS LHS नहीं जानते थे, ठीक है? पता नहीं ABCD भी चली थी कि नहीं चली थी उस जमाने में, चली थी तो पता नहीं Z तक पहुंची थी कि नहीं पहुंची। यूक्लिड ने ABCD दी थी, डेफिनेशन दी थी, ABCD तो ना दी थी। जरूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में दी हो? अतः वो ग्रीस देश में पैदा हुआ था तो हो सकता है ग्रीस भाषा में दी हो उसने, ये तो अभी हम ग्रीक देश में नहीं है इसलिए हमको इंग्लिश में कन्वर्ट होकर मिल रहा है सब। उसका नाम ग्रीस भाषा में नहीं लिख सकते, मतलब हिंदी में नहीं लिख सकते, मतलब अरे तो वो तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिख सकते क्या? फिर मान लो अगर ABCD नहीं होती तो किसी ने किसी भाषा में लिख के बताया होगा ना नाम, ब्रेल स्क्रिप्ट भी चलती थी पहले, ब्रेल स्क्रिप्ट। फिर सो दस AB इक्वल टू XY, AB इक्वल टू XY। चलो खत्म पहला क्वेश्चन, चले सेकंड पे चले। बोलो आर्या, क्या हुआ, नींद आ रही है, बोरिंग लग रहा है, नहीं लग रहा? अभी अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सारी बोर्डम एकदम से खत्म हो जाएगी, आंखें खुल जाएंगी। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 2, जिसको बोरिंग लग रहा है आप खड़े करो। लग रहा है? लग रहा है, अभी आपकी बोर्डम खत्म करते हैं। किसको लग रहा था बोरिंग लग रहा है? खड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कॉल क्यों करेंगे? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स गिवन है यहाँ पे, कुछ चीजें लिखी हुई हैं। टर्म्स का मतलब होता है कुछ टर्मिनोलॉजी में या कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है? कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, उनकी डेफिनेशन दो पहले तो, और सुनो आगे। उनकी डेफिनेशन को समझाने से पहले आपको लगता है क्या कुछ और टर्म्स भी हैं जिनको समझाना जरूरी है? समझा? देखो सपोज करो मैंने कहा पैरेलल लाइंस ये होती हैं, ऐसे समझाना शुरू किया। किसी बच्चे ने कहा सर एक्सक्यूज मी सर पैरेलल लाइंस तो ठीक है, पहले बताओ लाइंस क्या होती हैं। फिर मैंने लाइन बताना शुरू किया, फिर सर एक्सक्यूज मी पॉइंट क्या होता है। तो हो सकता है ना भाई मैं कुछ अगली चीज बता रहा हूँ तो उससे पिछली चीज बतानी जरूरी है। तो ये कह रहा है कि इसकी डेफिनेशन जो भी दो दे लेना, पर अगर उसमें कोई उस डेफिनेशन के अंदर भी कोई ऐसी टर्म निकल के आ जाए तो पहले उसको बताना, बाद में डेफिनेशन देना। नहीं उसने तो पूछा है ना, नहीं लेकिन उसके अंदर जो भी टर्म्स होंगे, जैसे उसकी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन लिखूंगा मैं, लिखने लगूंगा, उस डेफिनेशन के अंदर भी कोई टर्म आ सकती है ना स्पेसिफिक, तो उस टर्म की भी फिर डेफिनेशन देनी है। उसके अंदर कोई और टर्म है तो उस टर्म की भी डेफिनेशन देनी है। समझ गए? ठीक है आ जाओ। What are they and how might you define them? Are there other terms that need to be defined first? इनको समझाने के लिए क्या कुछ और टर्म्स भी हैं जिनको समझाना जरूरी है? तो पहले बताओ what are they, वो टर्म्स क्या हैं, और अगर वो टर्म्स बता दो तो फिर उनको भी डिफाइन करो। ओके ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखें अब आपकी देखो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर, सब आप जानते हैं। इनमें कोई सा भी ऐसा टर्म है जो आपने पहली बार सुना हो? बोलो। पैरेलल लाइन सुना हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन सुना हुआ है, स्क्वायर सुना हुआ है, सब सुना हुआ है। अब देखते हैं हम इसको डिफाइन करने की बात ही आती है तो कैसे डिफाइन करते हो, जिससे पूछूंगा वही जवाब दे, ठीक है? ओके तो सबसे बोरिंग चैप्टर को मैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर खत्म करूंगा, चिंता मत करो, याद रहेगा आपको ये चैप्टर, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, पैरेलल लाइन।
फर्स्ट टर्म लिख लो आप, पैरेलल लाइन। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, बस पूरा होता नहीं जरूरत। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पैरेलल लाइंस लिख लिया। तनिष बताओ पैरेलल लाइंस क्या होती है? अब सुनिए भाई, तुमसे आ सकता है अगला क्वेश्चन। अरे वाह, दो लाइन अगर एक दूसरे के बराबर है तो पैरेलल है। एक मिनट, ये 4 सेंटीमीटर की है ए बी, और ये भी 4 सेंटीमीटर की पी क्यू, तो ये क्या दोनों पैरेलल है? लाइंस विच आर, बेटा नहीं मिलेंगे कहीं भी, ओ भाई नहीं मिलेंगे। अगर बुकिश लैंग्वेज में डिफाइन करेगा तो उसके अंदर फिर और टर्म्स मिल जाएंगे, उससे वो भी पूछूंगा मैं। तो इससे अच्छा है कि सरल भाषा में बता देना। आपने कभी इंटरव्यू के बारे में सुना? इंटरव्यू देने जाते हैं लोग बाग, आपको भी कभी ना कभी लाइफ में फेस करना है। पता है क्या होता है? इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको जवाब होता है ना, जितना सरल भाषा में दे सकते हो उतना देना। अगर आपने उसके अंदर कुछ कोई अच्छी सी, मतलब कोई अच्छे से शब्द यूज कर लेते हैं लोग बाग, तो वो उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है ना भाई। शेकी जानने के लिए, स्टाइल मारने के लिए कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार लोग, फिर उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरीके से आपको जवाब देना होता है कि उसके अंदर क्रॉस क्वेश्चन ना हो पाए। बताओ, लाइन समझे स्ट्रेट ही होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी कभी लाइन देखी? नेवर टच ईच अदर। टच को, ये टच बड़ा जनरल सा एक वर्ड हो गया, मैथमेटिकल में हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। ये टच क्या होता है? ठीक है, ज्यादा टची हो रहा है, बैठ जा। ठीक है, तो टच नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? तो मीट। दो लाइंस जो कभी ना मिले वो पैरेलल होती हैं, या फिर और ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहें तो दो लाइंस जो कभी ना इंटरसेक्ट करें उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। अब सुनो, ये अगर मैं ये वाली डेफिनेशन दे दूंगा कि द टू लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, तो उसमें फिर इंटरसेक्ट बताओ क्या होता है ना? तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? मीट करना। और ऐसे कोई नहीं कहेगा कि मीट का भी मतलब बताओ, ऐसे ऊपर सबका ही मतलब बताओ। ऐसे सृष्टि जब से लैंग्वेज चली सबका ही बताओ, जो जो स्पेसिफिक या मैथमेटिकल टर्म्स लगे, जैसे इंटरसेक्ट। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई। कोई और डेफिनेशन आती है किसी को पैरेलल लाइंस की? बोलो। हाँ, और क्या? और क्या? मैं क्या मैं बाप दादा का नाम पूछ रहा हूँ? हाँ बताओ। सर ऐसी लाइन लोग कभी ना हो सके, जैसे कि अभी उसने क्या कही? जैसे एग्जाम्पल दिया तूने एक्स्ट्रा, मैं एग्जाम्पल ही पूछा, मैं डेफिनेशन पूछ। हाँ, एनी अदर डेफिनेशन? बोलो, बैठो बैठो बैठो। विच आर अपोजिट टू ईच अदर? ना ना, बैठो। एनी अदर डेफिनेशन? नो। हाँ, अब ये डेफिनेशन मैंने आपको कल ही लिखवाई है, तूने नहीं लिखी होगी। अब सुनिए ध्यान से, अब पन्ने मत पलटो, इधर सुन लो। अरे इधर सुन तो लो, सुन तो लो। कल जाते जाते मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कि दो लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होती है या पैरेलल होती है। खा जाओ, जल की सौगंध नहीं लिखवाई थी? जल देवता की सौगंध लिखवाई थी कि क्यों झूठ बोल रहे हो? तो मैंने क्या कहा था? दो केस बनते हैं, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस, एक होता है पैरेलल लाइंस का केस। और फिर पैरेलल लाइंस के केस में मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? 0 पॉइंट इन कॉमन। ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन हो गई। इफ द टू लाइंस हैव नो पॉइंट इन कॉमन, अगर दो लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो पैरेलल है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई? अगर दो लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और उसमें भी हो, ऐसा एक भी पॉइंट ना मिले, तो वो दोनों लाइंस कभी मीट करेंगी नहीं, तो वो हो गई ना पैरेलल। अब इस डेफिनेशन के लिए फिर आपको पॉइंट वर्ड का मीनिंग बताना पड़ेगा, जो आसानी से बता सकते हो। ए पॉइंट इज समथिंग दैट हैज नो पार्ट, पहली डेफिनेशन। तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखो, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया और पॉइंट को समझाना आसान है बजाय के इंटरसेक्ट को समझाना। ठीक है, डन। चलिए, तो पैरेलल लाइंस के बाद पैरेलल लाइंस लिखकर आप लिखिए द लाइंस। अच्छा, अगली डेफिनेशन याद करने लग गए बच्चे, पहले ये तो कर लो। द लाइंस कहीं होगा तो गूगल पे खुल गए होंगे ना।
द लाइन्स, हाँ तो गूगल का सीईओ है ना यहाँ का। द लाइन्स which do not have, अच्छा ऐसा जरूर नहीं पैरेलल लाइन दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है ना, तो मैंने दो नहीं लिखा, तो आप ऐसे लिखो द की जगह टू और मोर लाइन, दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती, टू और मोर लाइन। पहले याद नहीं आया ना, अब बता क्या केस करेगा, हाँ पनिशमेंट देगा मेरे को। टू और मोर लाइन which do not have any point, which do not have any point in common between them, in common between them are called parallel lines, are called parallel lines। ओके, अब जो फर्स्ट डेफिनेशन आप कैजुअल लैंग्वेज में कह रहे हो वो भी लिख दो, पर उसमें इंटरसेक्ट वर्ड का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो फिर इंटरसेक्ट को भी समझना, मीट वर्ड का इस्तेमाल करो, टच वर्ड का भी मत करना, ठीक है ना, वो ज्यादा ही वो हो जाएगा, क्या कहेंगे फ्रेंडली टाइप का, इतना ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं बनना हमको, ठीक है। आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट ईच अदर, पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, नेवर मीट वन अनदर, लिखो वन अनदर। पता है आपको ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस होता है, ईच अदर का भी इस्तेमाल करते हैं और वन अनदर का भी इस्तेमाल करते हैं। ईच अदर में वहां पे दो चीजें मौजूद होती हैं, दो व्यक्ति या वस्तु, और वन अनदर में दो से ज्यादा, तो अपन टू और मोर लाइंस लिख रहे हैं ना, तो ईच अदर ना यूज करके इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इंग्लिश में जो प्रोनाउंस होते हैं उसका एक क्लासिफिकेशन होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दो होते हैं, ईच अदर वन अनदर, मीट वन अनदर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें एक टर्म निकल के आया, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में पैक करो, अब तेरे को भी समझाना पड़ेगा, और अच्छा लाइन को भी तो समझाना पड़ेगा, नहीं आप ही पूछ रहे, क्वेश्चन तो पूछ रहा है बेटा, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तब आपको बताना पड़ेगा ना, और इन दोनों के बिना आप समझा के बता दो क्या लिखोगे, उसमें ही लाइन्स है तो लाइन्स तो बोलना ही पड़ेगा, तो पॉइंट और लाइन बता दो। टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, comma, we need to understand the definition of point and line, the definition of point and line। चलो पॉइंट एंड लाइन को डिफाइन करते हैं, सबको पता है यूक्लिड की पहली डेफिनेशन ये थी पॉइंट और लाइन की, पॉइंट की पहली थी, लाइन की शायद दूसरी थी, ठीक है ना, तो बस आपको पॉइंट लिखकर उसके सामने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एंड लाइन लिख के उसके सामने, बोलो पॉइंट क्या था, समथिंग दैट हैज नो पार्ट, जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, वो आखिरी टुकड़ा है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट इकाई होती है सेल, सेल होती है बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री के अंदर एटम, केमिस्ट्री के अंदर एटम, उसी तरीके से मैथ्स में पॉइंट, ज्योमेट्री में पॉइंट कह सकते हैं ना, समथिंग दैट हैज नो पार्ट, फिजिक्स वाले सर से पूछना, नहीं कहीं में नहीं पढ़ी थी, मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स विद मैथ्स, समथिंग दैट हैज नो पार्ट। लाइन, लाइन के बारे में क्या कहा था, ब्रेड्थ लेस लेंथ, लेंथ है बस, ब्रेड्थ नहीं हो, ठीक है ना, ब्रेड्थ लेस लाइन, ब्रेड्थ लेस लाइन, तो सोचो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा, और एक एक्सरसाइज होते होते तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। चलो सेकंड आ जाओ, परपेंडिकुलर लाइंस, कौन बताएगा, हरकिस सर ने बताई थी, तो सुननी पड़ेगी, ये इतना लिख दिया, डिलीट कर दो,
अब कोई ऐसे नहीं कहेगा सर मेरे को तो कॉमन भी नहीं पता, अभी बताओ। मेरे को ये भी नहीं पता सर हैव क्या होता है, टू भी नहीं पता टू क्या होता है, कॉल्ड भी नहीं पता। पैरेलल तो डिफाइन कर ही रहे हैं ना बेटा, पैरेलल तो डिफाइन कर ही रहे हैं। चलो परपेंडिकुलर लाइन, चल खड़ा होके बता। खड़े होने में घंटे लगाएगा क्या, बता दीजिए। हाँ ऐसा बताया सर ने, क्यों बदनाम कर रहा है सर को, खड़ा रहे। हाँ कौन बताएगा, आ रहा है बताओ। परपेंडिकुलर लाइंस थोड़ा और एक्सप्लेन करो, सही बता रहे हो पर थोड़ा क्लियर बताओ, एक्सप्लेन करके बताओ। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, लाइंस होती हैं ये। गरिमा बताओ, आएगा मौका अगले और भी है, कोशिश तो करो। तुषार बोलो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जो 90 डिग्री पे मिलती हैं। मिलने का मतलब बाइसेक्ट करना होता है, फिर इंटरसेक्ट क्या होता है, तो इंटरसेक्ट बोलना। जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं या फिर मीट करती हैं। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा करना, बीच में से काटना, ये बीच में थोड़ा काटती है। बाय, बी आई बाय वर्ड लगा हुआ है ना, बाय मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन लिखिए, इंटरसेक्ट की करनी पड़ेगी तो मीट लिख देंगे ना, मीट लिख देंगे। पर देखो इंटरसेक्ट का मतलब मीट करना ही होता है, तो हम इंटरसेक्ट क्या लिख देंगे, इंटरसेक्ट मीन्स मीट, टू मीट। चलो लिखो द लाइन, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। द लाइन, तीन लाइन कैसे परपेंडिकुलर होगी, दो ही होंगी भाई, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ऐसी तो 90 डिग्री बनेगा। तीन में 90 डिग्री बना के दिखा दें। तीन में 90 डिग्री पता है कब बनेगा, जब हम 2D प्लेन से बाहर 3D स्पेस में आ जाएंगे। उसमें क्या होगा देखो, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन के बाहर, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। बट वो 3D स्पेस में पॉसिबल है, जो अभी तक हमने स्टार्ट किया नहीं है। तो 2D प्लेन पे तो दो ही लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती। अगर तीसरी बनाओगे, अगर तीसरी बनाओगे तो ओवरलैप कर जाएगी फिर कोई, और ओवरलैप करवाना नहीं है, कोइंसाइड वाला केस हो जाएगा। द लाइंस विच आर, नहीं विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, अब फिर 90 डिग्री भी बताना पड़ेगा। इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। लिख लिया डेफिनेशन, नहीं कभी कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना, इंटरसेक्ट आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। अब उसके बाद आप वही दो लाइन लिखिए जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, मैंने लिख रहा हूं। टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ, मैं लिखूं लो ठीक है, फिर भी आपसे पहले लिख लूंगा मैं। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, क्यों परेशान कर रही है, मैं कैमरे में देख लूंगा, पता चल जाएगा। टू अंडरस्टैंड, क्यों, to understand this definition we need to define, अरे we need to define, we need to define what, दो टर्म्स कौन कौन सी बताओ, एक तो 90 डिग्री और एक इंटरसेक्ट। we need to define the term, we need to define the term, the terms intersect and 90 degree, intersect and 90 डिग्री। तो दोनों को डिफाइन कर दो फटाफट। इंटरसेक्ट मतलब होता है टू मीट, बस इतना सा लिखना है। इंटरसेक्ट ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है इंटरसेक्ट, और जनरल लैंग्वेज है टू मीट, ठीक है। और 90 डिग्री के बारे में लिखो,
एंशियंट भाषा में हम कहते थे इसको राइट एंगल, सो इट इज ए राइट, इट इज ए राइट एंगल, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, इट इज ए राइट एंगल। चलो थर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन तो शायद यूक्लिड नहीं देती थी ना, क्या पार्ट ऑफ ए लाइन दी है क्या, देखो चेक करो, कर दो डिलीट, तो आया था 6 बजे, ये पूरे होंगे, कितनी भी कोशिश कर लो पूरे होंगे, पांचों आज ही, और अगले 5-7 मिनट में हो जाएंगे अगर आप कोऑपरेट करोगे। लाइन सेगमेंट रेडियस स्क्वायर, हाँ मतलब अभी ये हुआ कहाँ है, तो लाइन सेगमेंट लिख दिया। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन अक्षर बताओ, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बताओ। हाँ बताओ। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैज टू एंड। वेरी गुड, लिखी थी हमने, डेफिनेशन लिखी थी, लिख दो छाप दो। लाइन सेगमेंट, a line segment is a part, is a part और piece भी लिख सकते हैं, piece उसका टुकड़ा, is a part or piece of line which has two end points, which has two end points on both sides, दोनों साइड्स में एंड पॉइंट्स मिलेंगे ऑन बोथ साइड। अब बस आप इसको समझने के लिए आपको लाइन को समझाना है बस, तो लाइन में पहले समझा चुका हूं उतना, 2 लाइन छोड़ दो आप, सेम टू सेम। पॉइंट भी आ गया क्या इसमें, हाँ तो पॉइंट और लाइन के आपको वही डेफिनेशन लिखनी है, तो उसको कॉपी पेस्ट मारना है आपको, तो उसके लिए 3 लाइन या 4 लाइन आप छोड़ दो, घर से कर। पॉइंट मतलब दैट हैज नो पार्ट, और लाइन मतलब ए ब्रेडथलेस लेंथ, ठीक है। और कुछ इसमें स्पेसिफिक टर्म आ नहीं रहा है, और क्या रहा है, एंड, एंड तो आखिरी का शब्द है अंत, ये कौन सा मैथमेटिकल टर्म हो गया, मैथमेटिकल टर्म की बात कर रहा हूं। चलो फोर्थ आ जाओ, कर दो। साइड कहाँ रहा है, ये साइड वो वाली साइड नहीं है, साइड मतलब होता है बाजू, मैंने कहा मेरी साइड आ जा, मेरी बाजू आ जा, मेरी तरफ आ जा, साइड का मतलब होता है मेरी तरफ आ, ठीक है, वो वाला साइड है। चलो हाँ बैठो, और इसके बाद फिर 4 लाइनें छोड़ देना, घर से कर लेना, ठीक है। पॉइंट की डेफिनेशन एंड क्या लिखेंगे, टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन वी नीड टू डिफाइन पॉइंट एंड लाइन। फिर पॉइंट के बारे में लिखेंगे दैट हैज नो पार्ट, लाइन के बारे में लिखेंगे अ ब्रेडथलेस लेंथ, ठीक है। आ जाइए 4th नंबर, रेडियस ऑफ अ सर्किल, करो हेडिंग नोट डाउन। 4th की रेडियस ऑफ अ सर्किल, हो गया नोट डाउन, कौन बताएगा रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, अवधि बताओ, अवधि रेडियस ऑफ ए सर्किल बोलो, बोलो। हाफ ऑफ डायमीटर, अच्छा ये तो वही बात हो गए कि बेटा पापा कौन है, नहीं पापा कौन होता है, जो पिताजी होते हैं, क्या बोला ये, क्या बोल रहा है, मैं पापा बनना है तेरे को, हाँ बोलो कुछ तो बता, और बता, हाँ पीछे से शैली बताओगे, रेडियस में क्या बताएं, सोचो अपने आप को यूक्लिड के जमाने में, सोचो कि मैं उस जमाने में पैदा हुई थी, अब सोचो उस समय रेडियस पूछा होगा किसी ने तो क्या पूछा, इमेजिन करो यूक्लिड सामने बैठा है, पर दाढ़ी थोड़ी छोटी है ऐसे, हाँ बताओ, अभिषेक बताएगा 2πr, पहली बात तो गलत बताया, सरकमफ्रेंस होता है 2πr,
तुषार बोलो। चलो देखो, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, पहले तो आप खुद समझो क्या होता है फिर डिफाइन करना। ये सर्किल है, अगर ये सर्किल का सेंटर है तो सेंटर से लेके अगर मैं एक ऐसी लाइन बना दूं जो सर्किल पे स्टॉप हो जाए, तो यहां से लेके यहां तक की जो लाइन सेगमेंट है इसको रेडियस कहते हैं। तो रेडियस एक लाइन सेगमेंट है। रेडियस क्या है? एक जिसका एक एंड पॉइंट तो सेंटर पे आता है, दूसरा एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर आता है। दो एंड पॉइंट होते हैं हर एक लाइन सेगमेंट के। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो। एक एंड पॉइंट कहां आता है? सेंटर पे। दूसरा कहां आता है? सर्किल के ऊपर। ठीक है, बैठो। तो लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। The radius of a circle is a line segment of a circle. The radius of a circle is a line segment. लाइन सेगमेंट अपन ने पीछे अभी किया है, तो कॉपी पेस्ट मार देना, पार्ट और पार्ट या पीस, फिर उसके अंदर लाइन आ जाएगा, फिर लाइन को बनाना। ठीक है, तो बेटा छेड़ा तू नहीं था, ये चैप्टर पढ़ाओ 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 भुगत। मैं तो कर रहा था अवॉइड, क्योंकि मुझे पता था इतना ही बोरिंग है चैप्टर। हाँ, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट। हाँ, लाइन सेगमेंट। हाँ, अब सुनो, लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम, लाइन सेगमेंट का स्टार्ट भी होता है अंत भी होता है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, अब सेंटर भी बताना पड़ेगा। रेडियस तो बता ही रहे हैं ना, रेडियस ऑफ द सर्किल तो बता ही रहे हैं ना। फ्रॉम द सेंटर, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल एंड, एंड का होता है इसका एंडिंग ऑन अ पॉइंट, एंडिंग एट अ पॉइंट, एंडिंग एट ए पॉइंट lying on the circle, point lying on the circle। एक ऐसे पॉइंट पे इसका अंत होता है जो कि सर्किल के ऊपर लाए कर रहा है, कर रहा है ना सर्किल के ऊपर वो, एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। हाँ, सब बताना पड़ेगा उसके लिए। अभी मैं स्पेस छुड़वाऊंगा, घर से करना। एक फिगर भी बनाओ उसका। सर्किल नहीं, सर्किल नहीं बताना, सर्किल उसने नहीं बताया, उसने तो सीधे कहा था सर्किल बना सकते हैं, उसने बताया सर्किल। हाँ, तो सर्किल ये हो गया लेट्स से सेंटर, और ये वो पॉइंट हो गया जो सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है। तो ओ ए हो गई हमारी रेडियस, ओ ए जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हो गई हमारी रेडियस। डन, बनाओ। ओ ए लाइन सेगमेंट, दिस इज आवर रेडियस। डन। अब इसमें आपको डिस्क्राइब किस चीज को करना है, सुनिए। लाइन सेगमेंट कर दोगे, अभी अभी किया है, ठीक है, और पॉइंट कर दोगे, और एक सेंटर को मैं करवा देता हूं। सेंटर के बारे में लिखें, सेंटर के बारे में लिख दो, बाकी दो के लिए जगह छोड़ दो। सेंटर क्या होता है? देखो सेंटर ये पॉइंट है, ठीक है। अब सेंटर एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है, सेंटर एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से सर्किल के ऊपर लाए होने वाले हर एक पॉइंट की दूरी बराबर होती है। सेंटर सर्किल के अंदर एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जहां से सर्किल के ऊपर लाए होने वाले हर एक पॉइंट की दूरी वहां से क्या होती है? बराबर होती है। अगर आप ए मार्क कर लो, फिर सर्किल के ऊपर बी मार्क कर लो, फिर सर्किल के ऊपर सी मार्क कर लो, तो जो ओ ए दूरी होगी वही ओ बी होगी, वही ओ सी होगी, वही ओ डी होगी। तो एक ऐसा फिक्स पॉइंट है जहां से सर्किल की दूरी बराबर, या सर्किल पे लाए होने वाले पॉइंट्स की दूरी बराबर है। तो डेफिनेशन लिखेंगे हम, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट लाइन इन द सर्किल, सर्किल के अंदर ही है ना, कभी बाहर नहीं जा सकता। लाइन इन द सर्किल, कॉमा, फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस to each and every point, lying on the circle,
इज इक्वल, ये एक ऐसा फिक्स पॉइंट है जो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, यहां से सर्किल के ऊपर लाई होने वाले ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये होगी सेंटर की डेफिनेशन। पॉइंट की आपको करनी है, लाइन सेगमेंट की आपको करनी। चलें फाइनल पे, उसके लिए स्पेस, उसके लिए आप स्पेस छोड़ देना लाइन सेगमेंट और पॉइंट के लिए जितनी जितनी आपको जगह चाहिए। घर से ये होमवर्क मार्क कर लेना। चले नेक्स्ट, क्या होता है स्क्वायर, बताना जरा, तेरे को पता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, वो स्क्वायर होता है। और फिर रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होती है। ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, वो स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। ऑल साइड्स आर राइट एंगल, साइड एंगल कैसे हो सकता है? यस, दो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, दो प्रॉपर्टी है, चारों साइड भी बराबर होनी चाहिए, चारों एंगल भी बराबर होने चाहिए। अगर केवल चारों साइड बराबर कर दें तो स्क्वायर नहीं बनेगा, रोम्बस बनेगा। और अगर केवल चारों एंगल बराबर कर दें तो फिर स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस का मिश्रण कर दें, यानी रोम्बस से ले लो चारों साइड बराबर वाली प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल से ले लो चारों एंगल बराबर वाली प्रॉपर्टी, तो अब दोनों प्रॉपर्टी हो गई, चारों साइड भी बराबर, चारों एंगल भी बराबर। अब क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। बोलो। सॉरी बोल, ठीक है अभी। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट, तो तुम्हारे यही साफ करता रहूं मैं। स्क्वायर, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइड्स हो। अब क्वाड्रिलेटरल बताना पड़ेगा, तो क्या लिखो, क्या लिखो? स्क्वायर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है। लिखो लिखो, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, लिखना ही पड़ेगा बेटा, तो उसको बताना पड़ेगा। सबसे सरल क्वाड्रिलेटरल ही है। तो आप में से किसी ने लगाई होगी। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, आने दो 2 अक्टूबर तुम्ही से साफ करवाऊंगा, गांधी जयंती सफाई अभियान घर से पकड़ के लाऊंगा। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, हम हर साल यहाँ पे गांधी जयंती को सफाई अभियान चलवाते हैं। उसमें पहले हम कोचिंग की सफाई करते हैं इंक्लूडिंग द टीचर्स, फिर बढ़िया सी एक मूवी देखते हैं और स्नैक्स वगैरह भी होता है। पूरे दिन पिकनिक, हाँ वो मेरी तरफ से होता है, पूरे दिन पिकनिक होता है। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान हम सेलिब्रेट करते हैं, कल नहीं है 2 अक्टूबर को। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, पहले तो पूरी कोचिंग की साफ सफाई होगी, उसके बाद फिर कुछ होगा देखेंगे। इन विच all the 4 sides are equal, in which all the 4 sides are equal and all the 4 angles are also equal। और अगर चारों ही बराबर हैं तो 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल सम 360 डिग्री। तो 360 डिग्री और चारों बराबर, तो कितना कितना मिला सबको, 90। Also and all the 4 angles are also equal to 90 degree। 90 डिग्री क्या लिखना है, राइट एंगल, इट इज राइट एंगल, आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल और 90 डिग्री को बताना है, बस दैट्स इट। 90 डिग्री तो साइड को, साइड क्या होती है, साइड इज ए बाउंड्री, साइड क्या होती है, एक क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री होती है, ठीक है। चलो उसको बताने की जरूरत नहीं, क्वाड्रिलेटरल और 90 डिग्री को बता दो बस, दैट्स इट। क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, क्या बोल क्या रहे हो? क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी ऐसा बंद फिगर जिसमें 4 भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं, जैसे ये 1 2 3 4, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कोई भी बंद फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं, उस क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है स्क्वायर।
जिसकी चारों साइड बराबर हैं और एंगल भी बराबर। तो सारे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हैं, लेकिन सारे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं। एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स। ठीक है, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स लिखिए। क्वाड्रिलेटरल क्लोज फिगर, और क्लोज फिगर को वैसे पॉलीगन बोलते हैं, लेकिन फिर पॉलीगन कहीं दोस्तों को बताना पड़ेगा, इसलिए क्लोज फिगर ही लिख दो। ठीक है, बंद फिगर को हमेशा पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। छोटे से छोटा पॉलीगन होता है 3 साइड्स का ट्रायंगल, उससे बड़ा क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का, उससे बड़ा पेंटागन, फिर 6 साइड्स का हेक्सागन, फिर सेप्टा या हेप्टा दोनों बोलते हैं, और कुछ नहीं आया तो रेप्टा। ठीक है, सेप्टागन, हेप्टागन, फिर ऑक्टागन 8 साइड्स, 9 साइड्स पेंटागन, 10 साइड्स पेंटागन। क्लोज फिगर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बम के नाम। अफ्रीका ने अमेरिका पे 2 नैनागन गिरा है, एक सेप्टागन फेंका। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय और 90 डिग्री तो आपने दिखा ही था पहले, इट इज ए राइट एंगल। वैसे भी पुराने जमाने के लोग तो सब 90 डिग्री से ही समझते थे। ठीक है, कोई कहता था तेरे जेब में कितने पैसे हैं? 2 राइट एंगल, अगर 180 रुपए हैं इट इज ए, तो फिर उसका पार्ट करो कितना हुआ वो, लगभग आधा राइट एंगल, आधे आधे से थोड़ा ज्यादा, इट इज ए राइट एंगल। चलिए, तो 2 क्वेश्चन आज किए, बचे हुए कल करेंगे। जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।